प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। कल हमने BA पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की और आपको ये समझाने की कोशिश की कि इस वर्ष आपको इस प्रश्न पत्र के लिए कौन सी पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है और आपका पाठ्यक्रम कौन सा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में, क्योंकि इस वर्ष आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी जो पाठ्यपुस्तक है आपकी इस वर्ष की, इसमें रीति रस तरंगिणी नाम की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें रीतिकालीन कवियों की प्रमुख रचनाओं को आपको पढ़ना है। तो मूल पुस्तक को शुरू करने से पूर्व हमें ये जानना ज़रूरी है कि रीति का मतलब क्या होता है, रीतिकाल किस युग को कहा गया, क्यों कहा गया, क्या इसी काल के कोई अन्य नाम भी हो सकते हैं, यानी इसकी जो भूमिका है इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार हुए, इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रथम वर्ष में बड़ी विस्तार से की थी। इस वर्ष इससे आगे चर्चा शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इस संबंध में सर्वमान्य मत यही है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी तभी से हिंदी भाषा सनेह सनेह साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उस काल में हिंदी जनभाषा थी। भाषा के दो रूप सदैव विद्यमान रहे हैं। एक वो रूप जो किसी भी भाषा का मानक यानी स्टैंडर्ड रूप होता है, उसका परिमार्जित और परिष्कृत रूप होता है, जिसमें साहित्य सृजन होता है और समाज के कुलीन लोगों द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। और भाषा का दूसरा वो रूप जो आम आदमी प्रयोग में लेता है, यानी जन भाषा, आम आदमी की भाषा जिसमें साहित्य लेखन नहीं होता है और वो व्याकरणिक के नियमों से उस तरीके से पूर्णतया बंधी हुई नहीं होती जिससे कि उस भाषा का मानक रूप बंधा हुआ होता है। तो जिस युग में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उसी युग में हिंदी भाषा धीरे धीरे परिमार्जित होती हुई, परिष्कृत होती हुई, विकसित होती हुई धीरे धीरे साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी, यानी साहित्य भी इसमें लिखा जाने लगा था। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उस काल में हिंदी थी तो जन भाषा, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासवेताओं ने, यानी जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हुए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, उन सभी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। यानी हिंदी का जन्म अपभ्रंश के शौरसेनी रूप से हुआ है। तो प्रारंभिक हिंदी का जो साहित्य है उसमें अपभ्रंश का भी
असर देखने को मिलता है। मिश्र बंधु ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, यानी इनकी पुस्तक का नाम है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था मिश्र बंधु ने, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस मिश्र बंधु विनोद में अनेक रचनाओं को स्थान दिया है जो कि है तो मूलतः अपभ्रंश की, लेकिन मिश्र बंधु ने उनको हिंदी का ही माना है। जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से अभिहित किया, यानी उन्होंने कहा कि अपभ्रंश की ये जो रचनाएं हैं ये मूलतः पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का विवेचन करते समय आदिकाल अथवा वीर गाथा काल, यानी जब से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि उस समय अपभ्रंश रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने पूर्व पीठिका के रूप में स्थान दिया, यानी एक भूमिका तैयार कर दी। अपभ्रंश भाषा ने एक मंच तैयार कर दिया जिस पर आगे चल कर के हिंदी साहित्य का विशाल भवन खड़ा हो सका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हेमचंद्राचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। पहली परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा था, यानी अपभ्रंश का व्याकरण लिखने वाले हेमचंद्राचार्य ने उस युग की अपभ्रंश के भी दो रूप माने हैं। पहली अपभ्रंश वो जो व्याकरणिक नियमों में बंधी हुई है, जो परिनिष्ठित है, परिमार्जित है, शुद्ध है, और दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश जिसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से मुक्त, सतत विकासमान और एक जनभाषा का था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हर भाषा के दो रूप होते हैं। एक उसका परिमार्जित और परिष्कृत रूप, विशुद्ध रूप जो व्याकरण के नियमों के अनुरूप होता है, जिसमें साहित्य सृजन होता है, जिसमें कुलीन वर्ग अपना व्यवहार करता है, और दूसरा आम आदमी का, जिसको हम जनभाषा कहते हैं। तो अपभ्रंश के इसी स्वरूप में, यानी कौन से स्वरूप में? दूसरे में, जिसको ग्राम्य अपभ्रंश माना है हेमचंद्राचार्य ने। तो अपभ्रंश के इसी स्वरूप में बौद्धों के पद और दोहा प्राकृत पेंगलम थे, यानी बौद्ध साहित्य का प्रारंभिक रूप। पद तथा संदेश रासक आदि रचनाएं लिखी गई इसी भाषा में। तो वस्तुतः अपभ्रंश के इसी स्वरूप से जनभाषा हिंदी का विकास हुआ, यानी अपभ्रंश का जो ग्राम्य रूप है उससे आगे चल करके एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं, और यही आगे चलकर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, यानी कि अपभ्रंश को कब से कब तक माने और कब से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई उसको हम माने। तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, भिन्न भिन्न मत हैं उनके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू श्याम सुंदरदास हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 11वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल हो चाहे बाबू श्याम सुंदरदास, ये सभी मानते हैं कि हिंदी का जो साहित्य है वो 11वीं शताब्दी के बाद लिखा जाने लगा। इससे पूर्व जो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच का है वह हिंदी का नहीं होकर के अपभ्रंश का ही साहित्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना अथवा हिंदी साहित्य का बनना राजा भोज के समय, यानी संवत 1050 के लगभग प्रारंभ हुआ, जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी। यानी कोई भी भाषा एक निश्चित समय के बाद वो अपने व्याकरणिक नियमों में इतनी रूढ़ हो जाती है कि उसमें सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाती है
और फिर धीरे धीरे उसी में से एक नई भाषा का जन्म होता है। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि इस प्रकार हिंदी साहित्य का जन्म जो है संवत 1050 के आसपास शुरू होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का आरंभ क्रमशः यानी रामकुमार वर्मा 8वीं शताब्दी से और राहुल सांकृत्यायन 7वीं शताब्दी से मानते हैं। इन लोगों ने अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का आरंभिक रूप स्वीकार किया, यानी 7वीं से लेकर के 1050 यानी 11वीं शताब्दी तक का जो युग है, उस काल में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें ये दोनों विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन ये मानते हैं कि जो अपभ्रंश का विकृत रूप है उसी में से धीरे धीरे हिंदी का जन्म होता है और उस युग में जो लिखा गया साहित्य है वो भी हिंदी का ही माना जाना चाहिए। किंतु बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वान मानते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा का आरंभ 11वीं शताब्दी में ही हुआ। हाँ, ये जरूर है कि प्रवृत्ति अपभ्रंश रचनाओं में, प्रवृत्ति यानी बाद की, जब अपभ्रंश धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उस युग की जो रचनाएं हैं उसमें धीरे धीरे हिंदी का स्वरूप प्रकट होने लगा था और जिसका काल 7वीं 8वीं शताब्दी तक जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, भाषा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि पर्टिकुलर डेट पे जन्म ले ले और पर्टिकुलर डेट पे समाप्त हो जाए। ये तो सतत प्रवाह है, एक नदी की ऐसी धारा जो बहती रहती है और उसमें धीरे धीरे बदलाव परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें सदियां लगती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये मानेंगे कि आचार्य शुक्ल ने जो समय हिंदी साहित्य का निर्धारित किया है संवत 1050 से 1375 तक का, जिसको आदि का नाम दिया, इसको प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि हिंदी की साहित्य के लेखन की शुरुआत 11वीं शताब्दी से होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, यानी 1050 से लेकर आज तक का जो समय है, इसमें जो भी साहित्य लिखा गया उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग कालखंडों के हिसाब से बांटा है, उनका नाम रखा है। इसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में यहाँ करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, लगभग वही सर्वमान्य सा है। यद्यपि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नए सिरे से काल विभाजन करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा स्वीकार्य नहीं हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आज भी आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है उसी को मान लिया गया है, सर्वमान्य मान लिया गया है। हालांकि उसके बाद जब आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसके बाद से अब तक बहुत अधिक लिखा जा चुका है, लेकिन उसकी अभी तक कोई और विस्तार से ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है, न कोई अलग से ऐसा कोई ग्रंथ लिखा गया है जिसमें हम आज तक के यानी 2020 तक के साहित्य की समीक्षा उसमें की जा सके। आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार से हैं। आप सब ने पढ़ा है, 12वीं में पढ़ लिया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, वही बात वापस दोहरा देता हूँ मैं यहाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहले काल का नाम रखा है आदि काल अथवा वीर गाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 तक है। ध्यान देना है, ये संवत है, सन नहीं है। सन और संवत में अंतर है। संवत 1050 से 1375। दूसरा जो युग है उसका नाम रखा है इन्होंने पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के 2 भाग किए इन्होंने। पहला पूर्व मध्यकाल या इसको भक्ति काल भी कह सकते हैं, दूसरा नाम भक्ति काल भी है, जो 1375 से 1700 तक।
इन दोनों कालों की रचनाएं आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रथम वर्ष में आपके सिलेबस में आदिकाल भी था और भक्ति काल भी था। तीसरा जो काल है उसका नाम रखा है उत्तर मध्य काल, यानी मध्य काल का उत्तर भाग, जिसको रीतिकाल नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। और इसका समय रखा है संवत 1700 से संवत 1900, यानी 200 वर्षों का। ये जो 200 वर्षों का जो काल है, इसमें जो साहित्य लिखा गया वो आपके इस वर्ष अध्ययन की सामग्री है। यानी आप सेकेंड ईयर में इन 200 वर्षों के जो 200 वर्षों का जो साहित्य सृजन है उसमें से चुनिंदा रचनाएं, चुनिंदा कवियों की चुनिंदा रचनाएं आप इस वर्ष पढ़ेंगे 1700 से 1900 तक की। और चौथे और अंतिम काल का नाम उन्होंने रखा आधुनिक काल, क्योंकि इस युग में पद्य के साथ गद्य लेखन की शुरुआत हो गई थी और पद्य से ज़्यादा गद्य लिखा गया, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसका दूसरा नाम गद्य काल भी रखा है, जो आप आगे चल करके थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। और इसका समय रखा संवत 1900 से अब तक, यानी आज तक अध्यावधि। तो 75 साल हो गए हैं अभी तक। आचार्य शुक्ल के प्रवर्ती साहित्यकारों ने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त मानदंड को स्वीकार करते हुए काल विभाजन किया। यानी इनके आचार्य शुक्ल के बाद अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हुए हैं बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने भी शुक्ल जी के द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया है। हालांकि बाद में आचार्य शुक्ल के सुझाए गए नामों को और समय को लेकर के विद्वानों में मतभेद भी हुआ, आज भी है मतभेद, लेकिन अधिकतर विद्वान इसी काल विभाजन को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ रीतिकाल के संदर्भ में ही इन मतभेदों का विचार करना अपेक्षित होगा। यानी आगे हम लोग कल अगले वीडियो में हम रीतिकाल के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।